सर किस सिचुएशन में पीपी अपॉइंट होता है, क्या पूछ रहे हैं? किस सिचुएशन में? सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। सर किस सिचुएशन में पीपी अपॉइंट होता है, एक बार फिर से बताइए। सीआरपीसी वगैरह में ये सारी चीजें बताई जाएगी, बट फिर से मैं आपको बता दूंगा स्टेट के बारे में, जो कि मैंने बताया अभी कि स्टेट जो है वो एक इंटेंजिबल आइडेंटिटी है जिसको छू नहीं सकते। और जब भी आप स्टेट के अगेंस्ट कोई क्राइम करते हैं तो स्टेट एक्टिव हो जाता है और ये कहता है कि चूंकि आपने मेरे अगेंस्ट क्राइम किया है इसीलिए मैं आपको प्रोसिक्यूट करूंगा। कैसे करूंगा? कोर्ट में करूंगा। तो चूंकि उसका पीपी भी उसी का है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी उसी का है, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसी के अंडर आता है, तो ये सारे लोग क्या करते हैं? आपके खिलाफ कोर्ट में प्रोसिक्यूशन करते हैं। कल मैंने जो स्टेट का डेफिनेशन बताया था, इसमें आपको बताया था कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। मैं आज फिर भी रिवाइज करूंगा इसको, जिसमें मैंने बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो पार्लियामेंट है वो आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने लेजिस्लेचर हैं, विधानसभा जिसको बोलते हैं, वो आता है, लोकल अथॉरिटी आता है, और अदर अथॉरिटी। कुछ लोकल अथॉरिटी मतलब कोई आसपास का जो जैसे एक विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जिला लेवल पे डीएम का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो, तमाम तरीके के बीडीओ का ऑफिस हो, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी स्टेट का ही पार्ट होता है, क्योंकि ये क्या आ जाते हैं? लोकल अथॉरिटी में। या फिर कुछ और अथॉरिटी बच गए, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉ फैकल्टी में आप एडमिशन लोगे, लॉ फैकल्टी। अरे यार क्यों लेट करके आते हो यार, ठीक है। तो लॉ फैकल्टी किसके अंदर है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, तो ये भी स्टेट का पार्ट है। क्यों पार्ट? क्योंकि अदर अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि भैया पैसा यहां कौन देता है? फंड कौन देता है? सरकार देती है, तो किसके अंडर आएगा? बहुत सारे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसका बहुत बड़ा पैमाना है। कैसे आप देखते हैं कौन स्टेट है नहीं है, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमने बात की थी। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये बात समझना चाहिए, यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टेट का पार्ट नहीं है, स्टेट का पार्ट नहीं है, और उसमें यदि कोर्ट लिखा है, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रहे, हाई कोर्ट रहे या कोई भी कोर्ट रहे, तो आप कोर्ट को लगाना, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चंस जबरदस्त पूछते हैं इससे, बस सिंपल सा, इनमें से कौन सा स्टेट का पार्ट नहीं है? कोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट। इसका कारण बहुत बड़ा है। इसका कारण यह है कि कोर्ट में जब आप आएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी बोलते हैं, रिकॉर्ड क्या है मैं आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताऊंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों कहते हैं, क्या कारण है। लोअर कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्यों नहीं कहते हैं, वो जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो कोर्ट है वो स्टेट का पार्ट नहीं होता है। इसका एक रीजन जो सबसे सिंपल और लेमैन टर्म में यदि आपको बताया जाए, सिंपल सा रीजन है कि यदि आप कोर्ट को स्टेट का पार्ट बना देंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें जो केसेस हैं 90% से ज्यादा केसेस जो होते हैं वो अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, स्टेट के किसी अधिकारी के अगेंस्ट होते हैं। उस सिचुएशन में यदि कोर्ट भी स्टेट का ही पार्ट रहेगा तो इट इज हाईली प्रोबेबल, ऐसा बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कोर्ट कभी स्टेट के अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन आप एक्चुअल लाइफ में देखे होंगे कोर्ट हमेशा हर केस में, या हर केस में नहीं कहें तो अधिकतर मैटर्स में जहां पे जरूरत होता है, स्टेट के अगेंस्ट जाकर के उसको क्या करता है, कंपनसेशन प्रोवाइड करता है या स्टेट को पनिश कर सकता है। आपको एग्जांपल हम देकर के बताते हैं ताकि चीजें और क्रिस्टल क्लियर हो सके। एग्जांपल देना बहुत जरूरी है। अभी सेक्शन 24 सीआरपीसी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखा दोबारा चेक करने दो, एक मिनट। इनसे सर हमसे तो नहीं चल रहा है, अब नहीं चल रहा भैया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड करो, थोड़ा सा टेक्निकली एडवांस होना पड़ेगा। डाउनलोड ऐप जो है डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ये लिंक यूज करके आप जो है उसको ज्वाइन कीजिए। क्लास में ले रहा हूं, आगे से मैं इसमें क्लास के बीच में नहीं बोलूंगा। क्या लिख रही है, सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस पे हम देखेंगे ये पीपी का क्या कंसेप्ट होता है, क्या होता है, इस पे बात करेंगे। सीआरपीसी का 24 जो सेक्शन है
उसमें अपॉइंटमेंट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करना पड़ेगा। तो सर पीपी को गवर्नमेंट पैसे देती है? हाँ हाँ, अरे तो फ्री में थोड़ी ना काम करेगा। अब पीपी से याद आया, अब देखो देखो मेरी बातों को ध्यान, कुछ भी मैं एग्जांपल भी देता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करना, और यदि करोगे तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पीपी जब हम बात करते हैं तो बहुत नीचे स्तर पे बात करते हैं, लोअर कोर्ट की बात करते हैं, लेकिन पीपी का जो ऊपर यदि हम बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, आपने सुना होगा एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल का नाम सुना होगा ना, बहुत काम पैसे वर्क ज्यादा। ज्योति बोली बहुत कम पैसे देती है, वर्क ज्यादा। ठीक है, ये बात सही है, लेकिन इसका एक बहुत जबरदस्त फायदा होता है पीपी बनने का, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कभी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग यही चाहते बन जाए, उसका बहुत बड़ा रीजन है। यह सुना है स्टेट के हाईएस्ट। तो एडवोकेट जनरल, आप लोग जनरल के बारे में कैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम, नहीं सुना एडवोकेट जनरल के बारे में? ऐसे कैसे काम चलेगा? स्टेट का जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है किसी भी स्टेट का, अब सॉवरेन स्टेट की बात नहीं कर रहे, मैं स्टेट बिहार झारखंड यूपी वाले कर रहे हैं, ठीक है, एडवोकेट जनरल वहां पे आते हैं, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये तीनों में अंतर है, आप इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा, जब मैं जुडिशरी पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, अभी बस एक एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। यस सर, स्टेट का एडवोकेट जनरल एंड सेंटर में अटॉर्नी जनरल, और यदि ऐसा है तो फिर अभी जो ये बात किया था सॉलिसिटर जनरल, ये कहां आएंगे भैया, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। पीपी से याद आ गया, पीपी से आप बढ़ते 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 आप जा करके उधर वो हो सकता है, अपॉइंटमेंट हो सकता है, सिलेक्शन भी होता है, और बाय प्रमोशन भी आप जा सकते हैं। ये पूरा को पूरा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, ठीक है। तो यहां पे ये है, लेकिन कोर्ट जो है स्टेट का पार्ट नहीं होता है, इसका सिंपल सा रीजन मैंने आपको बताया कि कोर्ट को स्टेट के अगेंस्ट जाकर के, मैं एग्जांपल कुछ देता हूं, मैं एग्जांपल ही दे रहा था, आपने कुछ बीच में बोल दिया, इस वजह से मैं नहीं दे पाया। अभी रिसेंटली एग्जांपल मैं दिया, ये जो अभी सीबीआई के डायरेक्टर थे, शायद क्या नाम था, नागेश्वर राव साहब थे, सीबीआई के डायरेक्टर थे, तो वो एक बिहार में एक शेल्टर होम में रेप का वो आया था, न्यूज आया था, उसमें केसेस हुए थे, और उसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक ऑर्डर में ये लिखा था कि जब तक मेरा आदेश नहीं हो, किसी भी ऑफिसर को जो वहां पे कार्यरत है ट्रांसफर नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पे। लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शन के कारण ये जो नागेश्वर राव जी थे, शायद यही थे सीबीआई के डायरेक्टर, वो क्या कर दिए, अपना पावर को यूज करके उसको ट्रांसफर कर दिए। जब ट्रांसफर कर दिया तो कोर्ट को आ गया गुस्सा, उस समय साहब थे जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको बुलाया कि 2 घंटे के अंदर मेरे कोर्ट में आ जाओ, और 2 घंटे के अंदर इनको जाना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि तुम कॉर्नर में बैठ जाओ, और कॉर्नर में वैसे ही देखो, मतलब चेयर को उल्टा कर दो और कॉर्नर में देखते रहो पूरे दिन भर जब तक ये केस चलता है। तो उनको, इतने बड़े ऑफिसर को उन्होंने उल्टा घुमा करके बिठा दिया पूरे कोर्ट में, और वो देखते रहे जब तक केस वो चलता रहा। तो इसका कारण है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? सीबीआई का डायरेक्टर होना कोई मजाक बात है क्या? बहुत पावरफुल होता है। यदि कोर्ट स्टेट का पार्ट होता तो कोर्ट का मजाल नहीं था कि वो उनको कॉर्नर में बिठा करके कहता तुम पीछे देखो, ये तुम्हारा पनिशमेंट है आज का। तुम मेरे अपनी मर्जी से, जब मैंने मना किया था तो तुम मतलब मजाक चल रहा है क्या? कोई मतलब नहीं है कोर्ट का। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, ताकि चीजें क्लियर हो। कोर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ स्टेट। स्टेट का जो आर्टिकल 12 में हम डिफिनेशन पढ़ते हैं उसमें कोर्ट पार्ट नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है। आगे यदि और डीप में आ जाए, अभी तो मैं आपको बहुत सरफेसियल लेवल पे बताया, लेकिन चलो एक आध स्टेप और आगे चला जाए, तो यदि क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या कोर्ट स्टेट का पार्ट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अब बोलोगे सर क्या मजाक करके रख रहे हो, अभी बोल रहे हो नहीं हो सकता, अभी बोल रहे हो सकता है। देखिए ऐसे होता है, कोर्ट का 2 फंक्शन होता है। कोर्ट जुडिशियल फंक्शन करता है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी करता है। अब बोलोगे सर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब क्या हुआ, आप ये समझाओ। अब जैसे किसी जज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है, वैसे मैं जुडिशरी वाले चैप्टर में ये सब बताऊंगा बहुत अच्छे से, अभी मैं संक्षेप में बता रहा हूं। किसी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करना है, ये जुडिशियल फंक्शन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है। ये गवर्नमेंट नहीं करती है, ये जजेस खुद ही करते हैं, कॉलेजियम करती है, हाईकोर्ट का कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, जज खुद ही ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। आईएएस को तो आप 2 मिनट में ट्रांसफर करा देते हो कहीं से कहीं तक,
लेकिन जज को, एक छोटे से जज को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आप ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्न होते हैं हाईकोर्ट के द्वारा, और हाईकोर्ट को कोई नेता फोन नहीं कर पाएगा कि आप कर दो। यदि करता है ऐसा, हो सकता है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उस पर वो लग जाए। बट एनीवे, मैं ये इसीलिए मैं बताया कि जब वो जुडिशियल फंक्शन करते हैं, जब वो कुर्सी पे बैठ गए और जजमेंट देना शुरू कर दिए, किसी केस को सुन रहे हैं, उस सिचुएशन में ये क्या होगा, स्टेट का पार्ट नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। लेकिन जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करते हैं, उस सिचुएशन में हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाएंगे, टेक्निकलिटी में हम नहीं जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको यहीं रोक रहा हूं। बस इतना समझ में आइए कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करता है कोर्ट, तो स्टेट का पार्ट हो सकता है, कोई जरूरी नहीं हो जाए, हो सकता है। लेकिन जब जुडिशियल फंक्शन करता है तो कोई भी कीमत पे स्टेट का पार्ट नहीं होगा। रीजन मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेट का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि स्टेट प्रोटेक्ट करता है अपने सिटीजन को, अपने लोगों को, ताकि कोई क्राइम नहीं हो और क्राइम पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें अलग तरीके से चलती है, लेकिन यहां तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की क्लास कर रहे हैं, तो मैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही बताऊंगा, कभी कभी प्रैक्टिकलिटी के बारे में भी बताता रहूंगा बीच बीच में। तो चलिए अब हम ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और वहां पे फिर आगे हम बढ़ेंगे। लेकिन चलिए अब आपको हम स्क्रीन पे ले चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो भी डाउट होगा आप चैट बॉक्स में लिख करके रखिएगा, और अर्जेंसी कुछ आ जाएगी तो आप माइक यूज करके बता सकते हैं, ताकि फिर आपको मैं जवाब दे सकूं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं। स्टेट का डिफिनेशन मैंने आपको बताया था, मैंने अभी फिर यहां से दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। ये जो डिफिनेशन ऑफ स्टेट की जब हम बात करते हैं, ये तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज आ जाते हैं। कोर्ट इसका पार्ट नहीं है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। मैंने 16 पॉइंट नंबर 16 में मैंने लिखा है कि इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ अ स्टेट और नॉट, और यदि यहां पे लिखा हुआ है कि यदि क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, इसका क्या रीजन है, मैंने रीजन भी आपको बताया कि क्यों जुडिशरी इसका पार्ट नहीं है। अगला है कि इज इंडियन क्रिकेट टीम इज अ पार्ट ऑफ स्टेट। मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है, ये इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है एक्चुअली, ये बीसीसीआई का। अरे भाई कौन है, अब ये अलाउ करना पड़ेगा इनको फिर से जाके, कौन है, वो नए आए हैं क्या? अच्छा, हाँ, तो बीसीसीआई जो है ये स्टेट का पार्ट नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये बस एक टूर्नामेंट कुछ एंटिटी है जो कि स्टेट का पार्ट नहीं है एज सच, लेकिन फिर भी हम इसको इंडियन टीम कहते हैं। तो कहने वालों का क्या, कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये जो है स्टेट का पार्ट नहीं है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अब हम आ गए आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 बहुत ही कठिन है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। यदि नहीं समझ पाए तो जितनी मर्जी उतना बार आप रोक दीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं पूरा पहले समझा दूं, उसके बाद यदि किसी के पास डाउट होगा मैं खुद पूछ लूंगा कि डाउट क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। 13 क्या है, लेकिन इससे पहले मैं कहानी सुनाऊंगा। कहानी यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमें आजादी मिली थी, उस समय बहुत सारे लॉज थे। ऐसी बात नहीं थी कि आजादी के बाद हमने लॉ बनाना शुरू किया, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया लॉ उस समय था। तो वो सारा जो लॉ था, जैसे ही आजादी, चलो मान के चलो कि आज आजादी मिली हमें, तो कल से हमें कैसे गवर्न करना ये हमें डिसाइड करना था। और उस समय के जो लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पिछला लॉ है वो लॉ रहेगा, वो लॉ खत्म नहीं होगा। यदि लॉ खत्म हो जाता तो लॉलेसनेस क्रिएट हो जाता। अरे भाई क्यों इतना देर से आते हो यार, लॉलेसनेस क्रिएट हो जाता। और उस सिचुएशन में आज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिर्फ आज ही मैं ये अलाउ कर रहा हूं, कल से मैं अलग तरीके से लेट आएंगे तो फिर डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके लिए मैं बहुत ही वो करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर बहुत सिलेबस है, बहुत टाइम लग जाएगा, फिर ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या होगा कि अब देखो मेरा रिदम टूट गया, फिर वो कनेक्ट करने में फिर प्रॉब्लम हो रहा है। अब नहीं इनको यदि अलाउ करेंगे तो फिर दिक्कत, इनको सही नहीं लगेगा। बट चलो एनीवे, क्या बात कर रहा था मैं,
हाँ, जब आजाद हुआ हमारा देश तो लॉ कैसे करना है, पहले वाले लॉ को रखना या नहीं रखना, ये सारी समस्याएं थी। तो उस समय के जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि पहला जो लॉ है, पिछला जो लॉ है एक्चुअली, उस लॉ को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे तक ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। क्योंकि यदि हम उस लॉ को, सारे लॉज को रिपील कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो प्रॉब्लम यह आएगा कि एक ऐसा समय आएगा जो आजादी के बाद कोई लॉ ही नहीं रहेगा, और उस समय लॉलेसनेस क्रिएट हो जाएगा। और उस समय जो अपराध करेंगे उनको पता होगा कि आज यदि हम अपराध करते हैं तो हमें कोई किसी का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, क्योंकि लॉ ही नहीं है। अब लॉ नहीं है तो फिर कैसे उसको पनिश करेंगे? आर्टिकल 20 में इसको बहुत अच्छे से, फिर से कोई आ गए, ऐसे मत करो भाई, टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ। बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। और क्या बोल रहे थे हम, फिर से मैं दिमाग से निकल गया। क्या बोल रहे थे, कोई बताएगा क्या? कोई माइक यूज करके बता दो यार, क्या बोल रहा था मैं? चलो, तो वो रिपील नहीं किया, मतलब क्योंकि लॉलेसनेस आ जाता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो लॉलेसनेस आ जाता है ना सोसाइटी में, क्योंकि लॉ ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे आप पनिश करेंगे? तो आप बोलोगे सर ये क्या चीज, ये कहां लिखा हुआ है? ये आर्टिकल 20 में 21, 22, आर्टिकल 20, 22 पढ़ोगे, चीजें बहुत क्लियर होगी। ये बिल्कुल क्लियर है कि जब लॉ नहीं है तो आप कैसे पनिश करोगे। उसके लिए पहले लॉ बनाओ। जुडिशरी एक सिस्टम से काम होता है, ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कभी भी पनिश कर दो। अरे भाई क्या करके रखे हो यार तुम लोग, ऐसे मत करो यार, ऐसे नहीं होगा। आप टाइम पे आइए, ऐसे कल से मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा इस तरीके से। आज भर चलो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ और लेक्चर सही से नहीं दे पा रहा हूँ, डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार वो हो जा रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ। एनीवे, तो उस समय लोगों ने ये प्रयास किया कि नहीं, आज हम क्या करते हैं कि इसको अलाउ कर देते, मतलब पिछले वाला जो लॉ है उसको आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि लॉ बनाने में भी टाइम लगेगा। और टाइम लगेगा, इसका ये मतलब हुआ कि हमें कोई भी ऑप्शन नहीं देना है। अदरवाइज क्या होगा, ऐसे बहुत सारे ग्रुप निकल के आ जाएंगे जो उस पार्टिकुलर टाइम में क्राइम करेंगे, और क्राइम करेंगे वो यह सोचकर करेंगे कि अब मैं यदि क्राइम करता हूं तो मेरे ऊपर मेरे ऊपर कुछ होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं क्राइम कर रहा हूं। तो इसलिए उस समय के लोगों ने सोचा कि नहीं, मैं पुराने जो लॉ है उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूं। और तो अब इसमें प्रॉब्लम यह था कि पुराने बहुत सारे ऐसे लॉ थे जो बेकार थे। बेकार थे इन द सेंस कि जो इंडियन सिटीजन को प्रताड़ित करने के लिए बनाए गए थे, ताकि अंग्रेजों ने इस तरीके से लॉ बनाया था कि इंडियन सिटीजन को कोई राइट नहीं दिया था। तो क्या हम उसी लॉ को आगे फॉरवर्ड करेंगे? यदि फॉरवर्ड करेंगे तो आजादी का क्या मतलब हुआ? ये सारी चीजें समस्याएं थी। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब ये जो आर्टिकल 13 की बात करते हैं, ये 13 अब समझ में आएगा कि ये क्या कहता है। ठीक है, ये सिंपल सा कहता है, आपको मैं 2 लाइन में पहले इसको समझाता हूं। ये कहता है कि आजादी के बाद जो भी लॉ बनाए जाएंगे या फिर जो भी लॉ पहले के बने होंगे, यदि किसी ना किसी रूप से वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, फंडामेंटल राइट के इन कंफ्लिक्ट विथ हैं, तो उस सिचुएशन में जितना हद तक वो कंफ्लिक्ट में है, उस पुराने लॉ को या फिर जो नया लॉ बनाया गया है उसको खत्म कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कि जो फंडामेंटल राइट है उस पर प्रिसीड कर जाएगा, या फिर यूं कहें कि उसका जो इंपॉर्टेंस है फंडामेंटल राइट का, कोई भी लॉ रहे उससे ज्यादा है। इसीलिए फंडामेंटल राइट है। जब मैं आपको नेचुरल राइट, फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट के बारे में बताया गया था, तब मैं आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट बहुत ही सेलेक्टिव है, बहुत ही सेलेक्टिव है। और उस सिचुएशन में क्या होगा कि कोई भी लॉ, चाहे वो पिछला लॉ रहे या आजादी के बाद कोई पार्लियामेंट लॉ बना दे, और वो लॉ ऐसा रहे जो किसी न किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे, किसी न किसी प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट को वायलेट करे या कंफ्लिक्ट करे, उस सिचुएशन में जो भी कंफ्लिक्टिंग लॉ है, फंडामेंटल राइट को कुछ नहीं करना, जो कंफ्लिक्ट कर रहा है उसको क्या करना है, उठा करके बाहर फेंक देना है। या फिर जो लॉ बनाया गया है आजादी के बाद, वैसा लॉ यदि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तो वो लॉ को क्या कर देना है, जुडिशरी उसको उठा करके बाहर फेंक देगी। और यही चीज कुल मिलाकर के आर्टिकल 13 में लिखा तो गया है,
लेकिन इस लैंग्वेज में, इस तरीके के लैंग्वेज में लिखा गया है जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, नॉर्मल स्टूडेंट को समझ में आना नामुमकिन ही है, एक तरीके से मान के चलो। ये वर्ड्स इस तरीके से यूज किए हैं। चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, लेकिन इससे पहले आप बता दीजिए कि आप सुन पा रहे हैं, सारी चीजें सही चल रही है ना? सुनाई दे रहा है ना? सब कुछ चल रहा है ना? ठीक ठीक है, ठीक है। अब हम आर्टिकल 13 को एक्चुअली हम बताते हैं, बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं, इस वजह से थोड़ा स्लो हो गया है, बट एनीवे कोई बात नहीं, आज भर आप सस्टेन कीजिए, कल से ये चीजें ऐसी नहीं होगी, ठीक है? कल से मैं क्लियर रहूंगा, जो जो जिनका जिनका भी बनता है उसको अलग तरीके से हम वो करेंगे, फिर बाद में मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब आर्टिकल 13 को मैं पढ़ता हूं आपके सामने, ठीक है? ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कहता है कि लॉज, ठीक है, दो वर्ड यूज किया है, लॉज इनकंसिस्टेंट या इन डेरोगेशन विथ द फंडामेंटल राइट। जो भी लॉज हैं या तो इनकंसिस्टेंट है या इनकंफ्लिक्ट है या डेरोगेट कर रहे हैं किसी तरीके से, उसको मान के चलो कंफ्लिक्ट की बात कर रहा है। विद द फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि ऑल लॉज, ऐसे जितने भी लॉज हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया के अंदर है, शैल मतलब होना ही है, यहां में यूज नहीं किया गया है यहाँ पे, और विल, कैन ये सब यूज नहीं किया, सेल यूज किया। इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है वर्ड का लॉ में, इसलिए यहाँ पे सेल किया गया है। शेल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड, मतलब खत्म करो उसको। टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार मान के चलो कि यदि 50 पेज का एक लॉ है और उसका कोई एक प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो मतलब ये नहीं कि उसका पूरा 50 पेज को उठा करके फेंक दो ना, ये रीजनेबल नहीं है। तो क्या रीजनेबल है? तो वो एक प्रोविजन को निकालो जो खराब है, जो फंडामेंटल राइट के इनकंफ्लिक्ट में है, और उस एक प्रोविजन को निकाल करके बाहर फेंक दो, तो 50 में से 49 पेज तो बचा रहेगा ना, एक ही पेज गया ना बाहर, तो 49 वाला जब सही है तो उसको क्यों बर्बाद करोगे? इसीलिए इन्होंने क्या लिखा, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। ये लॉ का वर्ड है, इस सारी चीजों को आपको ढंग से समझना पड़ेगा। बोल रहा है कि ये जो हो जाएगा वाइड हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के यदि फंडामेंटल राइट, यदि हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट जो बन गया है, कोई भी लॉ रहे फर्क नहीं पड़ता। यदि पहले का लॉ है, ऑल लॉज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सारे लॉज, ऑल लॉज इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया में लगा हुआ होना चाहिए। शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड, वो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया ये बात? आगे बढ़ते हैं। ये तो था वो जो कि पहले से लॉ चला रहा उसके लिए। अब जो है 13.2 यदि आप पढ़ेंगे तो ये कहता है कि अब मैं बताता हूं कुछ वैसे लॉ के बारे में जो अब पार्लियामेंट मान के चलो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बना दे। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद यदि बना दे तब क्या होगा? वो खराब लॉ होगा ऑब्वियसली। यदि मान के चलो कि बहुत सारे ऐसे लॉ बने हैं इंदिरा गांधी के समय में, बहुत सारी कारनामे हुए हैं, मैं इस वीडियो मतलब इस कोर्स में मैं आपको बताते रहूंगा, परेशान मत हो आप। तो ये कहता है कि यदि चलो ठीक है, पहले वाला लॉ को तो हम समझ गए कि पहले ऐसा जो लॉ होगा जो कंफ्लिक्ट करेगा फंडामेंटल राइट को, उसको हम उखाड़ करके फेंक देंगे। लेकिन यदि अब भारतीय पार्लियामेंट ही ऐसा यदि करने लगे तो यू नेवर नो, तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ के बनाया गया है, बहुत दूरदर्शिता के साथ बनाया गया है, बहुत ही फोरसाइटेडनेस के साथ बनाया गया है। ये कहता है कि द स्टेट शैल, ये पहले ही बता दिया, द स्टेट शैल, फिर से यहां शैल को मैंने अलग कलर से लिखा है, इसका कुछ पर्पस है, आप चीजों को ध्यान से समझिए। ये कहता है द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, कोई भी लॉ नहीं बना सकता, विच टेक्स अवे और अब्रिजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मतलब ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये पार्ट 3 की बात कर रहा है, और 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये कर रहा है, पहले तो कह रहा है कि स्टेट शैल नॉट, आप नहीं बना सकते। स्टेट क्या होगा? नहीं बनाएगा। क्या नहीं बनाएगा? मेक एनी लॉ, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगा, कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगा। विच टेक्स अवे, जो ले लेता है, क्या ले लेता है? या अब्रिजेस, डिस्ट्रॉय करता है, किस चीज को? राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, मतलब पार्ट 3 में जो भी राइट दिया गया है उसको यदि खत्म करता है, ऐसा कोई भी लॉ क्या होगा? स्टेट नहीं बनाएगा। और यदि वो बना दिया तब क्या करेंगे? पहले बताया कि भैया आप नहीं बना सकते, यदि बनाओगे तो फिर जुडिशरी आपको देख लेगा, फिर आपको जुडिशरी से लड़ना पड़ेगा, कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके आगे बोलता है कि एनी लॉ, फिर से बताता है कि एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज ऐसे क्यों लिखा गया? ये CLAUS, ठीक है। क्लॉज शैल टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन बी वॉइड, बोल रहा है कि यदि आपने ऐसा कर भी दिया, ऐसा बना भी दिया, वैसा लॉ जो बेकार है, जो फंडामेंटल राइट के किसी ना किसी प्रोविजन से कंफ्लिक्ट में है, तो उस सिचुएशन में जो भी लॉ स्टेट बनाएगा
वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जुडिशरी उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देगी और ये कहेगी गवर्नमेंट से कि भाई तुम अपने लिमिट में रहो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर दिया है एडजुडिकेट करने का, और इसमें 13 आर्टिकल 13 में लिखा है कि तुम पहला नंबर तो इस तरीके का लॉ नहीं बनाओगे, और यदि बना दिए तो फिर हम हैं, तुम्हारा फिर खात्मा हम करेंगे यहां पे। तो इस तरीके से आर्टिकल 13(2) को भी आपने समझा है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। वैसे इसमें और भी आर्टिकल्स है, लेकिन 3 ही पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पर्पज से यही तीनों इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं कि सर तब से आप लॉ पढ़ा रहे हो, तब से आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो, बार बार लॉ बता रहे हो, अरे ये तो बता दो लॉ का मतलब क्या होता है। बताओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा, लॉ का मतलब क्या होता है ये बता दो। तो ये जब तक लिखा नहीं रहेगा तब तक कैसे पता चलेगा लॉ का मतलब क्या होता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी लिख दिया कि लॉ का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा लॉ का मतलब क्या होता है, और ऑप्शन में दे देगा ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम एंड यूजेस, ये सारे ऑप्शंस में दे सकता है। उसमें कंफ्यूज मत करना, ये सारे लॉ जो है 13 क्लॉज 3 में भी आप देखेंगे तो ऑर्डिनेंस भी लॉ माना जाता है। ऑर्डिनेंस वाला जब चैप्टर आपको प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ऑर्डर मतलब कोई भी अधिकारी जो स्टेट का अधिकारी है कुछ भी निकालता है, ऑर्डर, या फिर जो है कुछ बताया गया है, कुछ उसमें डिक्लेयर किया गया है, वो भी जो है लॉ माना जाता है। बाय लॉ मतलब एक्चुअली होता है एक पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का, पार्टिकुलर क्षेत्र का, यदि उसमें कोई लॉ लगा हुआ है। कोई जरूरी नहीं है कि पंजाब में यदि ड्रग्स कंट्रोल के लिए लॉ बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं वो सेम चीज बिहार में लगे। हो सकता है बिहार में कुछ अलग समस्या हो, पंजाब में कुछ अलग समस्या हो, तो उस पार्टिकुलर रीजन के लिए अलग से लॉ बनाएंगे ना, तो उस तरीके का लॉ। रूल भी ये इस पे मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। मैं जैसे ही ये क्लास खत्म करूंगा मैं वो वीडियो का लिंक ग्रुप में डालूंगा। आप सारे लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी चीजें मैं ग्रुप में डालूं, जो भी लिंक डालूं, जो भी आपका स्क्रीनशॉट डालूं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ये क्लास करने से पहले भी मैंने आपको डाला था एक वीडियो, आप में से बहुत सारे लोग नहीं देखे हैं। नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, भरपाई फिर आप नहीं कर पाओगे। दूसरे जगह आपको इस तरीके से सॉल्यूशन नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, इस पे मैं टाइम नहीं लूंगा। इसमें जाकर के आप वो वीडियो में लिंक डालूंगा ग्रुप पे, वो पूरा देखना। अभी के लिए बात ये समझ लो कि रूल जो है ये भी अधिकारियों के द्वारा बनाया जाता है, लिखा जाता है। जैसे मान के चलो कि जैसे हमारा जो एडवोकेसी है वो एडवोकेट एक्ट से गवर्न होता है, लेकिन इसमें एक बना दिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगा, एडवोकेट को गवर्न करेगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास दे दिया पावर कि भैया तो रूल बनाते रहना, बीच बीच में यदि जरूरत पड़ेगा ना, कोरोना आ गया तो रूल चेंज करोगे ना। तो रूल चेंज कैसे करोगे भैया, अब क्या करना है कि एडवोकेट को काला कोट नहीं पहनना, क्यों, तो इसमें प्रॉब्लम है, अभी कोरोना में थोड़ा रिलैक्स कर दो, तो ठीक है, ये रूल बना दिया। कौन बनाया, बीसीआई ही बना सकता है ना, तो रूल ही इसको बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेशन बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कुछ कोई एक, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास्ड है। तो अब यहां पे हर दिन कौन सा कोर्स आएगा, नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, किस तरीके से एग्जामिनेशन कराना, बहुत सारी चीजें निकलते रहता है, रेगुलेशन पास कर सकते हैं। एसी ईसी बहुत सारे प्रोसीजर होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो संक्षेप में बता रहा हूं। वैसे ही नोटिफिकेशन होता है, और उसी के जैसा यदि कस्टम और यूजेस की बात करता है कि मान के चलो कोई कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है और एक मेजर पोर्शन ऑफ पीपल आर फॉलोइंग एनी कस्टम एनी यूजेस, बहुत सालों तक उसने फॉलो किया है और इवन नहीं चीज लिखा हुआ है कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लॉ की संज्ञा दी जा सकती है। तो लॉ जो है, लॉ को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 13 के अंदर ही, ठीक है। तो अब जो है आप आर्टिकल 13 को समझे या नहीं समझे, जरा हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि हमें भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, इरम सही बोल रही है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरिटी ठीक बोल रही है। सीवियर करना, उसको काटना, जो बात कर रहा है ना, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी, उसको काट देते हैं, उसको सीवियर कर देते हैं, वही सीवियर। अंडरस्टूड, यस, हाँ जी, अंडरस्टूड। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं समझ में आया, दिक्कत होता है, हमें पता है, प्रॉब्लम है 13 में, किसी भी तरीके का दिक्कत है मेरे भाई बता दो, मैं कोशिश और कर लूंगा, कुछ और एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल रेडीमेड होता है, कुछ ना कुछ आ जाएगा दिमाग में तो और दे दूंगा। सर कोर्ट के लिए रूल्स कौन बनाता है, कोर्ट के लिए रूल सिर्फ कोर्ट ही बना सकता है, दूसरा किसी के पास पावर नहीं है बनाने का। कोर्ट
के लिए रूल सिर्फ कोर्ट ही बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 बना हुआ है, अभी कोर्ट के लिए रूल कोर्ट ही बनाते हैं। कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में। श्वेता राणा 13-1 रिपीट कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूं। मैं इसको इरम को पहले जवाब दे दूं। कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है अपने आप में जो इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंसी जब हम आर्टिकल 50 के आसपास का देखेंगे, आर्टिकल 50 में ही होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 50 के आसपास जरूर होगा, ये चीज डीपीएसपी में आएगा, 50 में ही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 50 बिल्कुल सही बात है। 50 कहता है आपको, मैं इरम जी मैं आपको बता रहा हूं, 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। सिर्फ यही नहीं है, आगे मैं जब जुडिशरी पढ़ाऊंगा बहुत सारे ऐसे आर्टिकल बताऊंगा जहां पे आपको यह पता चलेगा कि जुडिशरी जो है ये सेपरेट होना चाहिए, और सेपरेट होने का बहुत सारा कारण है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट नहीं बनाया। मैंने कल इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे बनाया, 3 साल खपा करके बनाया है। ये कोई पार्लियामेंट का मजाल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। और कॉन्स्टिट्यूशन बना तभी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में आया, अन्यथा पार्लियामेंट को कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि पार्लियामेंट कहलाता कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन बोला तभी तो उसको मानते हम लोग पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट के लिए जब रूल बनाना होता है तो रूल बनता तो जरूर है, लेकिन कोर्ट ही बना सकता है, जज ही बना सकते हैं। उसमें कितना ही हायर पोजीशन पे आप एग्जीक्यूटिव में रहें, प्रेसिडेंट बन जाए, आईएएस के सेक्रेटरी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं कर सकते। बड़े बड़े ऑफिसर यदि आएंगे कोर्ट में तो उनका अलग प्रोटोकॉल है, वो जरूर सैल्यूट करेंगे, डीजीपी रहे या कुछ भी रहे। एक छोटे जुडिशियल ऑफिसर के पास भी आएंगे, उनका एक अलग प्रोटोकॉल है। तो कोर्ट इस तरीके से अलग तरीके से काम होता है। कोर्ट के लिए रूल जज स्वयं बनाते हैं, ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं बना सकता। और यदि बनाएंगे, जैसे एनजेसी का एक्ट हमारे पास है, एक्ट बनाया गया कि हमें जजेस का सिलेक्शन करना है, मैं अपॉइंट करूंगा, गवर्नमेंट बोला मैं अपॉइंट करूंगा तुम्हें, तुम्हारे जज को, कोर्ट के जज को, तो क्या कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, उखाड़ करके फेंक दिया। एक एक एक्ट को, एक एक प्रोविजन को उड़ा दिया, सारे प्रोविजन को एक एक करके उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट। बोला ये सब नहीं चलेगा, अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। ठीक है, श्वेता राणा बोल रही हैं कि 13(1) को फिर से समझा दिया जाए। 13(1) को मैं इसी से पढ़ के आपको दोबारा समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 13(1) थोड़ा है ही प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, आप इससे समझ लो। ये कहता है कि all laws in force in the territory of India immediately before commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with provisions of this part, shall to the extent of such inconsistency be void। आपको हिंदी में मैं समझाया था कि वैसे तमाम लॉज जो आजादी के बाद, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इफेक्ट में है, वैसे लॉज यदि किसी न किसी तरीके से फंडामेंटल राइट के किसी भी प्रोविजन के इन कॉन्फ्लिक्ट में है, तो उन तमाम प्रोविजंस को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल है क्या पूरा खत्म कर दिया जाएगा क्या? आंसर इज नो, पूरा नहीं खत्म कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप देखो ये जो है, ये जो है, आप ये देखो, ये जो है क्रिमिनल मैनुअल है हमारे पास, इतना मोटा है, इतना मोटा है। आपको पेज यदि देख करके, आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, 732 पेज नंबर है, 732 पेज का है। अब इसमें यदि एक प्रोविजन यदि गलत है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, कोई एक प्रोविजन, एक पेज, ये पेज ले लो, ये पेज ले लो, ये वाला जो है ना गलत है, ये वाला जो है खराब है, तो क्या पूरे को उठा के फेंक दें क्या? ये जस्टिसेबल लगता है आपको? पूरा ये कैसे कर दो? तो इसका आंसर है कि ये पेज उठाओ, इसको फाड़ो, इसको उखाड़ के फेंक दो। नगेंद्र साहब अब ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब हद कर दिया आपने। ठीक है, तो इस पेज को उठाओ और उसके बाद क्या करो, इसको उठा के फेंक दो, और बाकी जो ये बच गया ना, ये तो अच्छा प्रोविजन है, ये तो फंडामेंटल राइट के कंफ्लिक्ट में थोड़ी ना है, तो इसको क्यों बर्बाद करेंगे? ये पूरा बुक तो बढ़िया है, एक पेज गड़बड़ था तो उठा करके फेंक दो इसको। कुछ इस तरीके से समझो, एक टोकरी है, उसमें बहुत सारा आम है, 1000 आम है, उसमें एक आम सड़ गया, तो भैया एक आम को फेंक दो ना, एक आम को फेंक दो, अदरवाइज पूरा टोकरी को सड़ा देगा वो। तो क्या होगा? एक आम को उठा करके फेंकने वाली बात है। वही इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया ये, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी। ये लिखते हैं, थोड़ा सा हवाबाजी करते हैं, ठीक है, वो हर एक कंट्री का यही है, लॉ में इसी तरीके की चीजें होती है, तो ये इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। श्वेता जी समझ में आ गया? आर्टिकल 13(1) रिपीट कर दो, आप भी रिपीट कर दो। थैंक यू सर, अंडरस्टूड। ठीक है, किसी भी तरीके का और समस्या है तो ठीक है, अदरवाइज आर्टिकल 14 आज हम पढ़ाएंगे ही, तभी कंप्लीट करेंगे। आप लोग बीच में बहुत डिस्टर्ब किए हमें।
कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, फिर कहानी, एक और कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनाने से आपको समझ में आता है, अदरवाइज फिर हम बिना कहानी के आपको पढ़ाने लगे तो फिर वही बात हो जाएगा कि सर क्या कर रहे हो आप, मजा ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं आपको कहानी भी बताता हूं ताकि कहानी से आप क्लियर होते रहे आपका डाउट, और डाउट ना रहे। डाउट रह गया तो फिर क्यों नहीं, पैसा देने का क्या मतलब हो गया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन 100%, 99 भी मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% की बात कर रहा हूं। 100% यदि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता है तो आर्टिकल 14, 19, 20, 21, 22 आना ही आना है। बाकी सारी चीजें स्किप कर भी सकते हैं कोई, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो सकता स्किप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी। अब ये सुनने में तो लगता है क्या सर, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी के पहले पेज पे बहुत सारी चीजें देखे हैं, लिखा रहता है ये सारा चीज, राइट टू इक्वालिटी और ये वो। तो एक लाइन का आर्टिकल तो जरूर है, लेकिन इसको समझने में बहुत टाइम लगता है। ध्यान से समझोगे तो एक ही बार में समझ जाओगे, यदि ध्यान से नहीं समझोगे तो दोबारा मुझे फिर से बकबक करना पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से समझना। कोई डाउट होगा उसी समय चैट बॉक्स में लिख देना, ताकि उसी समय खत्म कर दें आपका डाउट को। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझना। यू आर प्रेजेंटिंग, ठीक है। स्क्रीन तो दिख रहा है ना आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा था ना, मतलब अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पता नहीं, एक बार बता दो यार। स्क्रीन दिखता है? स्क्रीन अभी नहीं दिख रहा, मतलब दिखता है ना? अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अभी मैं शेयर कर रहा हूं, अभी शेयर कर रहा हूं, दिखे तो कोई माइक से यूज करके एक बता देना कि हाँ सर दिख रहा है। जी सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये कहता है कि आर्टिकल 14 ये सिंपल सा ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इसमें ये लिखा है, एक दो ही लाइन का है, आप दोनों लाइन को ध्यान से समझ लेना। ये कहता है द स्टेट, अब इसीलिए मैंने बोला था कि स्टेट जिनको समझ में नहीं आया है वो उसी समय बता दीजिए, बाद में परेशान मत कीजिएगा हमें, ताकि आपको क्लैरिटी रहे। बाद में आप बार बार टोकेंगे तो मुझे फिर परेशानी होगी। ये कहता है द स्टेट, फिर से हाँ स्टेट आ गया। कौन सा स्टेट? तो यही आर्टिकल 12 वाला स्टेट, ठीक है। द स्टेट का मतलब समझ में आ गया ना, कौन कौन सा है? पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाकी सारी चीजें जो है। ये देखो देखो, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं। ये वाला देखो है, ये वाला जो है ना, यही है सारा कुछ, यही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द स्टेट शैल नॉट, क्लियर कर दिया, फिर से यहां शैल यूज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब यहां पे लॉ में कुछ होता है यूज तो बहुत सोच समझ के होता है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई, किसी को मना नहीं कर सकता। कौन मना नहीं कर सकता? स्टेट मना नहीं कर सकता। यहां शैल यूज किया गया है, मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, मजाक नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट है। द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि साहब आप ये बताओ कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट सिटीजन के लिए है, इनमें से कौन फंडामेंटल राइट फॉरेनर के लिए भी है, इनमें से कौन फंडामेंटल राइट दोनों सिटीजन के लिए या फिर नॉन सिटीजन के लिए? क्वेश्चन ऐसे रहेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक एक आर्टिकल जब मैं बताते चलूं, आर्टिकल 14 से स्टार्ट करके, तब आपको नोट कराऊंगा कि कौन सा किसके खिलाफ होगा, किसके अगेंस्ट किया जाएगा। जब, और ये कोई बहुत आपको याद नहीं करना पड़ेगा, परेशान मत हो, ये अपने आप याद हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। ये क्या कर रहा है? द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन, ये चाहे मैन हो, मेल हो, फीमेल हो, या फिर ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, या फिर वो सिटीजन हो, या फिर वो फॉरेनर हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर वो कॉर्पोरेशन हो, कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी पर्सन की संज्ञा दी जाती है। तो इस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि एनी पर्सन जब यूज हो गया तो क्या हो गया, ये सब के लिए है। इक्वालिटी की जब बात हम करते हैं तो सारे लोगों के लिए करते हैं, चाहे वो कोई भी रहे, इंडियन रहे, फॉरेनर रहे, सिटीजन रहे, नॉन सिटीजन रहे, ट्रांसजेंडर रहे, मेल रहे, फीमेल रहे, चिल्ड्रन रहे, सबके लिए भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए है। तो क्वेश्चन तो आपका निकल गया यहां पे। पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। आंख बंद करके 14 तो मारोगे ना, अब कोई कंफ्यूजन होगा क्या? आंख बंद करके लगाना है, कोई कहीं सोचने वाली जरूरत नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। आपको मैं बताता चलूंगा बीच बीच में क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है? जस्ट वेट, सॉरी। ठीक है, द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये एक कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब मैंने आपको पहले ही बताया ये लॉ वाले बड़े मतलब अजीब होते हैं, या ऐसा ऐसा वर्ड लिखेंगे जो आप खुद ही कंफ्यूज कर जाएंगे। ये जानबूझ करके भी लिखते हैं कि आम लोग को समझ में नहीं आ जाए, आम लोग को समझ जाएंगे तो फिर वकीलों और जजों का कौन पूछेगा। अभी कोई भी प्रॉब्लम होता है आप दूसरा उपाय नहीं, अब कितना भी पढ़ लो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है? और समझ में आ भी गया तो फिर उसमें हजारों केसेस पड़े होंगे, कहां तक जाओगे आप? दिमाग खराब हो जाएगा, वकील को फोन करना ही पड़ेगा और फिर पैसा देना ही पड़ेगा। दिक्कत है यहाँ पे, इसीलिए ये जानबूझ करके ये थोड़ा हवाबाजी भी करते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताऊंगा ताकि चीजें समझ में आ जाए। ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक बात तो ये कर दिया, यहां तक में भी समझ में आ जाए, ठीक है? और या फिर से और लिख दिया और कहता है द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब कंफ्यूजन हो गया कि भैया एक बार लिख दिया तुम इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये क्या कर दिया तुम? बीच में फालतू कंफ्यूज कर दिए। अब चलो ठीक है, बाद में बताएंगे इसको। कहता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के क्षेत्राधिकार में कोई भी राज्य, जो स्टेट की बात करते हैं, स्टेट जो आर्टिकल 12 में डिफाइंड है, शैल नॉट नहीं कर सकता, क्या? डिनाई, मना नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, क्या नहीं? इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम समझते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन तो आपका बन गया कि ये जो आर्टिकल है सिटीजन के लिए है या नॉन सिटीजन के लिए है, किसके लिए है? दोनों के लिए है ना, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? एनी पर्सन। यहां पे क्या लिखा है? एनी पर्सन, ठीक है? अब इसी को हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। ये भी समझ में आ गया, आर्टिकल 14, ठीक है? अब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, ध्यान से समझना, मिस कर दोगे आगे प्रॉब्लम होगा, आगे और आने वाले सेक्शन आर्टिकल में प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और फिर यहां नहीं समझोगे तो फिर वहां पे फिर हमें रोक के फिर से समझाना पड़ेगा आपको। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक निगेटिव टर्म है, ये ऐसा कहता है। अब क्या निगेटिव पॉजिटिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे तो फिर नहीं समझ में आएगा, वैसे बोलने से थोड़ी समझ में आ जाएगा निगेटिव और पॉजिटिव। धीरे धीरे करके समझाऊंगा, आज ही समझा दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा, क्योंकि आपने 10-15 मिनट तो मुझे डिस्टर्ब किया है, एक बार कट भी गया था वो नेटवर्क। ये कहता है कि निगेटिव टर्म है, पहले मैं इक्वालिटी बिफोर लॉ समझाऊंगा, उसके बाद फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ समझाऊंगा। ये कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉज, इसका मतलब हुआ ये निगेटिव टर्म है। अब निगेटिव टर्म क्या है वो बाद में समझाऊंगा। ये कहता है कि कहां से आया है चीज, तो बोला ओरिजिन यूके का है, यूके से आया ये चीज, ठीक है? यूके का ये ओरिजिनेट हुआ है। और ये कहता है इसका मतलब क्या हुआ यार, इक्वालिटी बिफोर लॉ बात कर रहे हो तो? ये कहता है कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल्स को प्रिविलेज नहीं दो, सिंपल सा मतलब है। तभी तो हम बोलेंगे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। समझ में आ रहा बात को? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ बोलने का तो बोल देते हैं यार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ। कहां पे लिखा हुआ? आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सारे लोग इक्वल है, तो कुछ भी कर लो, प्रेसिडेंट रहो, प्राइम मिनिस्टर रहो, फर्क नहीं पड़ने वाला, सब इक्वल है। ये कह रहा सब इक्वल है, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ होगा। यहाँ पे प्रिविलेजेस मैंने लिख दिया है, बीच बीच में यदि मान लो कभी स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह हो जाए तो उसको बता देना, सुधार देंगे, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो ये बात तो समझ में आ गया, और इससे तो क्लियर हो गया कि लॉज जो है सबके लिए समान है, चाहे वो हम रहें, आप रहें, टीचर रहे, स्टूडेंट रहे, उसको लॉ पढ़ने वाले रहे, संस्कृत पढ़ने वाले, सबके लिए इक्वल है। ऐसा इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लेकिन
अब हम कुछ मिनट के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को छोड़ देते हैं और आपसे प्रश्न करते हैं। अब आ जाइए आप स्क्रीन पे और कुछ प्रश्न का जवाब दीजिए। अब आपसे हम कुछ प्रश्न करते हैं और प्रश्न ये कहेंगे कि जब ऐसा होगा कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो आप बोलते हो साहब ये रिजर्वेशन भी है, यहां पे गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेजेस हैं, स्पेशल स्कूल्स हैं। बिहार में आप लोग में से जो है 35% उनको गर्ल्स को आरक्षण दिया जाता है, या एसटी एससी ईडब्ल्यूएस को भी मिल गया आरक्षण। तो सर ये जब हो गया तो फिर ये इक्वल प्रोटेक्शन, ये जो आप बात करें इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये तो मजाक हो गया। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ तो सिंपल सा कहता है कि सब बराबर, तो कहां से रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? क्या मजाक चल रहा है? क्यों कर रहे हो रिजर्वेशन की बात? जब कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, तो क्यों रिजर्वेशन की बात कर रहे हो? क्यों सेपरेट कॉलेज फॉर गर्ल्स की बात कर रहे हो? क्यों आप सेपरेट रिजर्वेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर द गर्ल्स या फिर किसी एसटी एससी या फिर किसी और कम्युनिटी की बात कर रहे हो? क्यों ऐसा? कोई बताएंगे? मतलब वैसे ही चैट बॉक्स में बताइए जरा, थोड़ा हमें भी पता चले, कनेक्ट कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, या फिर वैसे ही चल रहा है? इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल सर्कमस्टांसेस, अरे ठीक है, ये सब टर्म जो है ना बहुत हैवी टर्म है यार, ये सब थोड़ी समझ में आएगा ऐसे यार। ठीक है, बात समझ गया मैं, लेकिन सर क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है सर वो सब एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पे, कौन थे, मैं आवाज नहीं पहचान पाया, बट एनीवे, क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट इन नेचर है? बार बार आप आवाज बदल के लगता है बात करती हैं। एनीवे, क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है क्या? आंसर इज नो, फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट इन एनी कॉस्ट, कुछ भी नहीं है एब्सोल्यूट। मैं आगे जब आर्टिकल 19 पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 25 पढ़ाऊंगा, ठीक है, तब मैं आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट कैसे नहीं है। अभी शायद थोड़ा सा प्रीमैच्योर होगा, ठीक है, वो बात में मैं बताऊंगा कि कैसे। दीज थिंग्स अंडर एक्सेप्शंस, ज्योति बोल रही हैं कि दीज थिंग्स अंडर एक्सेप्शंस, किस चीज को लेकर के बोल रही हैं? नहीं 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 नहीं, एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है ज्योति, मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा था। मुझे पता था आप में से कोई ना कोई जरूर ये बात कहेंगे कि एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे नहीं है। क्वालिफाइड, अरे टर्म तो आप लोग बड़ा खतरनाक यूज करते हो यार एकदम। इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस, क्वालिफाइड, सबको पहले एक लेवल पे लाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज स्टैंडर्ड लेवल तक पहुंच सके सभी लोग, ठीक है। आप में से जो भी लोग मेरा वीडियो देखे होंगे वो चीजों को आराम से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आर्टिकल 16(4) सेज द बैकवर्ड क्लास कैन गिव रिजर्वेशन पोस्ट, वो अलग चीज है, स्टेप बाय स्टेप मत करो। ऐसे पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन में 100% में लिख करके दे रहा हूं, गलती कर दोगे क्वेश्चन में। स्टेप बाय स्टेप करो। आर्टिकल 16 आएंगे हम, आर्टिकल 16 एक बहुत अलग तरीके का आर्टिकल है, हालांकि कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आता है सब कुछ, लेकिन बहुत यदि आता है तो 14 में सब कुछ दे देते, 15, 16, 17, 18 करने का क्या जरूरत पड़ गया? चीजें अलग अलग है, कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज फिर कंफ्यूज करोगे। कई बार ऑप्शन में 15(4), 16(4) दे देंगे, 16(3), 15(3) दे देंगे, कंफ्यूज कर जाओगे। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से रखना। 2-4 क्लास थोड़ा सा सस्टेन कर लो मुझे, फिर आपका क्वेश्चन में प्रॉमिस करता हूं गलत नहीं होगा, यदि ध्यान ढंग से सुन लेंगे तो। नहीं कोई बात नहीं, आप करो, आप बताते रहो ताकि और लोगों को भी फायदा हो कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैं आपको बुलाया हूं ताकि चीजें और भी अच्छे तरीके से चल सके। जैसे यहाँ पे ज्योति मैडम ने बताया कि ये एक्सेप्शन है, ओके एक्सेप्शन आर इन फेवर ऑफ फॉरेन रूलर्स। ठीक है, इस पे मैं अभी फिर से रिजर्व कर रहा हूं, इसको मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी इस पे, मैं पहले समझा देता हूं उसके बाद बात करते हैं। चलिए फिर से स्क्रीन पे चलते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो गए होंगे और चलते हैं फिर से स्क्रीन पे। और दूसरा पार्ट जो है मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा, जो ये कहता है कि कुछ लोगों को आप अनइक्वल ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला वाला पार्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो कहता है कि ना सारे लोग इक्वल है, कोई भी रहे। और दूसरा वाला पार्ट जैसे ही आगे बढ़ते हो वो कहता है ना थोड़ा सा है पेशेंस, ऐसा करो, हम दोनों अलग अलग हैं, तुम इधर जा रहे हो और मैं इधर जा रहा हूं, तो ऐसा करो एक बैलेंस बना के चलो, मतलब 4 कदम तुम इधर चलो तो हमें भी 4 कदम इधर चलना है, तो अदरवाइज क्या होगा, बैलेंस गड़बड़ होगा तो चीजें खराब हो जाएगी। सोसाइटी को सही डायरेक्शन में ले जाना है ना, तो हाँ ले जाना तो है, तो कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब यहां पे कहता है कि ऑल आर नॉट इक्वल, बोला सारे लोग इक्वल है ही नहीं,
तो कैसे इक्वल ट्रीट करोगे भैया? जब सारे लोग इक्वल ही नहीं है तो ट्रीट कैसे करोगे सबको इक्वल? सारे लोग इक्वल हो जाएंगे ना तो कर लेना तुम ट्रीट, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि चलो मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं, वहां पे फिजिकल एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा दिया जाता है, तवज्जो दिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब किसी सैनिक स्कूल वाले लड़के को आप किसी एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के लड़के के साथ आप स्प्रिंट करा दो, 100 मीटर दौड़वा दो या फिर क्रॉस कंट्री दौड़ा दो, 16 किलोमीटर को हम लोग को उस समय दौड़ना पड़ता था, तो कहां से उससे कर पाएगा कंपटीशन? सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि हमें 6 साल 7 साल ट्रेनिंग दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है ये स्कूल। तो जो 7 साल प्रैक्टिस किया है, जो इतना खर्चा है गवर्नमेंट का, उस पर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसको ट्रेनिंग दे रही है, आर्म फोर्सेस के वहां पे ऑफिसर्स को बुला के ट्रेनिंग दे रही है, उससे कैसे कंपेयर करोगे साहब आप एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को? सवाल ही नहीं होता। कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। और करोगे तो फिर क्या होगा? हार जाएगा वो दौड़ ही नहीं पाएगा। जब तक वो 4 कदम चलेगा वो 100 मीटर कदम पहुंच जाएगा। फिर वो उस सिचुएशन में कैसे आप बोल रहे हो इक्वल है? एक तो आर्टिकल 14 बोल रहा है सब ऑल आर इक्वल, मतलब ये सैनिक स्कूल से पढ़ने वाला और नॉर्मल स्कूल से पढ़ने वाला और इक्वल। ये क्या मजाक करके रखे हो यार? वहां पे तुम सर्विसेज दे रहे हो, वहां पे तुम स्कॉलरशिप दे रहे हो, फ्री में पढ़ा रहे हो, बढ़िया मेस है और ये वो बहुत सारी फैसिलिटी है। नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के देख लो चीजें किस तरीके से काम होती है, ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप कैसे ऑल आर इक्वल बोल रहे हो? ये तो मजाक वाली बात हो गई। तब आर्टिकल 14 फिर दोबारा कहता है कि ना, ऑल आर नॉट इक्वल। तो क्या करना है? बोला कि जो गवर्नमेंट वाला स्कूल में पढ़ा है, जिसको रिसोर्सेस नहीं दिए गए हैं, जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिसको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला है, उसको क्या करो ना, पहले उसको हम ये मानते हैं कि वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। तो जब मान लिया कि वो अनइक्वल है तो क्या कहता है? फिर दोबारा बोलता है फिर तुम उसको ऊपर उठाओ। सैनिक स्कूल वाला यदि यहां पे है, यदि यहां पे है, इसको ऊपर उठा करके यहां तक तो ले आओ। अरे तभी तो ये दौड़ पाएगा, अदरवाइज ये यहां है और ये यहां है, कैसे दौड़ पाएगा भाई? इक्वल है ही नहीं। तो फिर कहता है आर्टिकल 14 का जो दूसरा वाला पार्ट है, ये कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये कह दिया कि ऑल आर नॉट इक्वल, ये पहले ही बता दिया, अंडरस्टूड है कि इक्वल नहीं है। तो पहला वाला जो बोल रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, बोला कि ये ठीक है, कुछ समय के लिए समझ में आता है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे तबके हैं, ऐसे क्लासेस हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनको भी ऊपर लाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्म इसको माना गया है, क्योंकि ये किसी को उठाने की बात करता है, किसी को ऊपर ले जाने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करता है, ये तो बिना कुछ आंख बंद करके सब बोल रहा ऑल आर इक्वल, मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए ये निगेटिव है। और दूसरा वाला जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव है। ये जो है यूएस का कंसेप्ट है, यूएस वहां से लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब ये कहता है कि ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टांस्ड शुड बी ट्रीटेड अलाइक। बोला कि जो एक लेवल पे हैं, जो सारे लोग सैनिक स्कूल से यदि पढ़े हैं, तो उसमें तुम स्प्रिंट करा दो, हमें कोई एतराज नहीं भैया, तुम करा दो। और उसके बाद पहला जो बोल रहा है हमारा भाई इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसको फॉलो करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम एक सैनिक स्कूल वाले को उठाओगे और दूसरा किसी एक गवर्नमेंट स्कूल वाले को उठाओगे जिसके पास ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो मैं आप बीच में खड़ा हो जाऊंगा और कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आ जाएगा। पहले हम बोलेंगे कि आप उस बच्चे को पहले उठाओ, उस काबिल बनाओ, उसको प्रशिक्षण दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसके बाद उड़ा लेना। और इसीलिए इसको पॉजिटिव टर्म बोलते हैं। और यही जो चीज है, ये एक्सेप्शन जो बता रही थी ज्योति, वो नहीं है, ये आर्टिकल 14 में खुद लिखा हुआ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर है कि आप उसको उठाएंगे तो ये इसके अंदर आता है। और रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मानता है कि ऑल आर नॉट इक्वल, सारे लोग इक्वल नहीं है। तो कैसे होगा इक्वालिटी, उनको कैसे मिलेगी? उसको क्या करना है? आगे ऊपर ले जाना है। कैसे ले जाना है? अरे भाई रिजर्वेशन दो ना, तभी तो ऊपर जाएंगे, रिजर्वेशन दो। और इसीलिए आज हम एसटी, एससी, ओबीसी और भी जो भी तरीके के कम्युनिटी हैं उनको क्या करते हैं? रिजर्वेशन देते हैं। और वो जस्टिफाइड माना जाता है। जब मैं बचपन में था तो कहता था क्या है आर्टिकल यार, आर्टिकल 14 क्या? आर्टिकल 14 जो बताता है राइट टू इक्वालिटी, क्या है ये आर्टिकल 14? इक्वालिटी कहता तो है लेकिन रिजर्वेशन देने की बात करता है। उस जमाने में मैं जब बचपन में हुआ करता था, क्या लिखा होता था? विच पार्ट सेज ऑल दैट ऑल आर नॉट इक्वल, ऑल आर नॉट इक्वल। वही चीज मैं ज्योति बता रहा हूं। समझ में आ रहा है बात ज्योति? समझ में चीजें आ रही है आपको? हाँ ठीक है, ठीक है। तो उस जमाने में मैं सोचता था कि यार क्या ये बेकार है, ये सब फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन सब बेकार है, ये सब लिखने वाली बात है, लिखा हुआ है राइट टू इक्वालिटी
और रिजर्वेशन दे रहे हैं, मतलब क्या चल रहा है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो बेकार हो गया, क्योंकि समझ में नहीं था और पढ़ने का एक दो बार प्रयास भी किया तो कहां समझ में आने वाला था उस समय, 6th 7th 8th में कहां ये सब बातें समझ में आती है। तो ये वाली चीज थी। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ प्रोटेक्ट करता है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करता है जो नीचे हैं, लेवल, एक लेवल मान लो यहां पे है, इस लेवल से नीचे जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इक्वल प्रोटेक्शन की बात करता है, वो प्रोटेक्ट करके ऊपर लाने की बात करता है और इसीलिए उसको पॉजिटिव कैनोटेशन बात करते हैं, जबकि पहला वाला इक्वालिटी बिफोर द लॉ है उसको नेगेटिव कैनोटेशन की बात करते हैं। पहला वाला यूके से लिया गया, दूसरा वाला जो है यूएस से लिया गया। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही पूछा जाएंगे जितना मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाए। बेसिक एक बार क्लियर हो गया ना, फिर वो कितना भी घुमा दे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप बना दोगे। लेकिन जो रट करके गया है, फंडामेंटल राइट को रट लिया है ना, वो नहीं बना पाएगा, गलती कर देगा। ये बात को मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, वो जरूर गलती करेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये कहता है कि ऑल पर्सन सिमिलरली सर्कमस्टांस शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो सिमिलर है उसको एक जैसा ट्रीट करो। गिव सम प्रिविलेज टू दोज हु आर बिलो द लेवल, एक लेवल से जो नीचे है उसको कुछ प्रिविलेज दे दो, और इसीलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ काम करता है। या आप ऐसे समझो कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों भाई हैं एक तरीके से, ये पहला भाई है, ये दूसरा है, और दोनों एक दूसरे से बैलेंस बना के चलता है, ठीक है। कभी ये ऊपर ना जाए, कभी ये नीचे ना जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो डिप्राइव्ड क्लास हैं, उनको भी संविधान का जो संरक्षण है, उसको भी प्रोटेक्शन जो है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको भी मिले। और इसीलिए जो जितनी भी रिजर्वेशन की बात हम करते हैं उसका ओरिजिन यहीं से शुरू होता है, आर्टिकल 14 से शुरू होता है। लेकिन नाम से लगता है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं लगता है ये तो अनइक्वल है, ये तो बेकार है। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, बहुत सारा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। आपको सिंपल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है, चीजें और भी है, और भी हम देखते हैं। ये कहता है इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, कहता है इक्वालिटी सिंपली मीन्स टू रिमूव इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी। आप जो पॉलिटिकल साइंस वाले होंगे वो इस तरीके से आर्ग्यू करेंगे कि सर इक्वालिटी का सिंपल सा मतलब ये हुआ, आपने जैसा बताया कि रिमूव इनइक्वालिटी फ्रॉम द सोसाइटी, मतलब ये तो आप एडमिट कर रहे हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। अरे भैया ये मैं क्या, आप भी एडमिट कर रहे होगे, आपको भी समझ में है, ये चीजें पता है कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी तो जरूर है। तो इक्वालिटी कैसे लाएंगे, तो बोलता है कि इनइक्वालिटी जो है ना उसको कम कर दो, अपने आप इक्वालिटी आ जाएगा। इक्वालिटी कुछ ऐसा कोई रेडीमेड चीज नहीं है, मार्केट में बना बनाया गया और दुकान से लेकर के आ गया, ऐसा नहीं है। आपको इनइक्वालिटी को स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और जो आरक्षण दिया जा रहा है, रिजर्वेशन जो दिया जा रहा है, इनइक्वालिटी जो एग्जिस्टिंग था हमारे सोसाइटी में, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक्चुअली उनको कोई बड़ा फायदा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं ना, जो इनइक्वालिटी ऑलरेडी था समाज में, उसको हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम नीचे करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इक्वालिटी आ जाए। इक्वालिटी बढ़ेगा तभी, जैसे मान लो अभी इनइक्वालिटी यहां है, इक्वालिटी यहां है, इक्वालिटी बढ़ेगा तो इनइक्वालिटी जब घटेगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, और जब ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएगा तब तुमको जिसको जैसे ट्रीट करना होगा करते रहना। फिलहाल तो ये एक लेवल पे नहीं है, ठीक है। इसीलिए रिजर्वेशन वगैरह की बात करते हैं। आगे हम करते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटी। हाँ, फिर से दोबारा होगा कि क्या है इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। कहता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटीज फ्रॉम द सोसाइटी। फिर क्या है, द डेफिनेशन इज ओनली ऑफ 2 लाइन, बिल्कुल 2 लाइन का ही डेफिनेशन है आर्टिकल 14 में। बट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी हैज बीन enlarged by the judicial pronouncement court cases। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या कोर्ट केसेस, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को एक और चीज बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के कारण, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के कारण क्या हो गया, इसको इनलार्ज कर दिया गया, इसके कंसेप्ट को बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया है, ब्रॉड हो गया है। कि बस जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है उनको लगता है मात्र 2 लाइन का है, लेकिन इस पे बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी गई है, ठीक है, आर्टिकल 14 पे। तो ये चीजें जो है अलग तरीके से काम करती है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैं इतना ही बता रहा हूं। आगे जो है कि सर कैसे अब क्वेश्चन आ जाएगा कि अरे एक बार ये भी पता कर लें, अरे आप लोग को इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, कोई बोर हो रहा है तो बता दो, कल कर लेंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो वाली बात नहीं है। आप बता दो, कोई बोर हो रहा तो बता दो, अभी 10-15 मिनट यदि झेल सकते हो तो ठीक है, कोई नहीं झेल सकता वो भी बता दो। झेल सकते हो ना 10-15 मिनट? नहीं सर, कुछ भी बोरिंग नहीं। अच्छा, बोरिंग नहीं है गीतांजलि? गीतांजलि पहली बार मैं सुन रहा हूं, पता नहीं, शायद आज ही आपने ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं। पक्का ना 10-15 मिनट झेल लोगे? आईपीसी से ज्यादा अच्छा है। अच्छा जी,
अच्छा फर्स्ट क्लास है इसीलिए मैं आपको पहले टेंशन मत लो सिलेबस का टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा। अरे भाई हमें पता है, मैं चाहूं तो एक ही दिन में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन मुझे पता है ना आपको समझ में आएगा और ना ही मुझे आपसे पैसा लेने में अच्छा लगेगा, ठीक है। इसलिए मेरा अपना रिदम है, अपना स्टाइल है पढ़ाने का। मेरा मकसद होता है चीजें समझ में आ जाए सामने वाले को, चाहे जिस भी भाषा का यूज करो, जैसा भी एग्जाम्पल, खराब से खराब एग्जाम्पल दो, लेकिन सामने वाला समझ जाए, दोबारा उसको किताब उल्टाने की जरूरत ना पड़े। आप पढ़ाइए, हमें लक्ष्मीकांत पढ़ाऊं हिंदी में आप, अच्छा ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़े, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लॉ पढ़नी है तो पेशेंस रखनी होगी, बिल्कुल सही बात है, पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक बार पढ़ लेंगे ना, जो आईपीसी क्लास किए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको कोई भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, उनके क्वेश्चन फिर रुकेगा नहीं, वो कंसेप्ट वो हो जाएगा। और फैक्ट और सर्कमस्टांसेस बेस्ड यदि आ जाएगा क्वेश्चन, वो अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर देंगे। लेकिन जो रटने वाले सिर्फ ये प्रोविजन रटते हैं कि मर्डर किसमें है, रेप किसमें है, उनके बस की बात नहीं है। फिर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर वो साफ हो जाएंगे। सर आपके स्टाइल, अच्छा जी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर, 10-15 मिनट और चल लो। वैसे मुझे तो बहुत थक चुके हैं हम, तब से बोल ही रहे हैं 1.5 घंटे से, बट एनीवे कोई बात नहीं, थोड़ा देर रुक दो। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात आपने की, बहुत अच्छी बात की सर, आपने रिजर्वेशन दिलाया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये कैसे देंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन डिप्राइव्ड है, कौन डिप्राइव्ड क्लास है? कैसे पता चलेगा? कौन डिसाइड करेगा? ऐसे कहीं ऐसा तो नहीं जो डिप्राइव्ड नहीं है उसी को आप रिजर्वेशन दिला दो, डबल बोनंजा हो गया वो तो, है ना? बहुत सारा प्रॉब्लम है, कैसे करोगे? तो बोला कि ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें तो बस इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा, ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का हिस्सा है, कोर्ट केसेस का हिस्सा है। कोर्ट के केसेस में आपको हजारों पेज नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आपको समराइज करता हूं कि कैसे आर्टिकल 14 को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, जुडिशरी ने इंटरप्रेट किया है। जुडिशरी ने कहा, क्योंकि मैं कहानी के उसमें फ्लो में बताता हूं, आप इसको समझिएगा। ये जुडिशरी ने कहा कि देखो ऐसा करो, आर्टिकल 14 हमें समझ में आ गया, क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ने समझ में आ गया, 2 लाइन का लिखा है, 2 लाइन से ज्यादा कुछ लिखा है नहीं है, बाकी ये शायद कोर्ट्स पे भरोसा कर लिया है कि कोर्ट ही मेरा वो कर सकता है, तो अब हमें ही करने दो, मैं अब इसको इंटरप्रेट कर रहा हूं, लेट मी इंटरप्रेट, क्योंकि फाइनली आई एम द इंटरप्रेटर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही मुझे दिया है, और इसलिए मैं अब इसे इंटरप्रेट कर रहा हूं। जो यहां पे लेकुना है, जो यहां पे गैप है, जो वॉइड यहां पे क्रिएट किया गया है, उसको मैं भर रहा हूं, फिल कर रहा हूं। कैसे फिल करोगे भैया? अदरवाइज दिक्कत होगा, यदि फिल नहीं करोगे तो सेंटर का जो मन होगा वो कर देगा, जिसको मन होगा रिजर्वेशन देने का उसको दे देगा, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो बोला नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तुम जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हो वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन तुमको यह समझना पड़ेगा कि तुम आखिर रिजर्वेशन या प्रिविलेज किसको देने जा रहे हो, क्या वो रिजर्वेशन या प्रिविलेज के लिए हकदार है भी या नहीं। यदि हकदार है तब तो दे दो तुम उसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा हैप्पी होंगे, खुशी होगी मुझे, कोर्ट कह रहा है, क्योंकि हमारा समाज जो है एक इक्वालिटी की ओर बढ़ेगा, इनइक्वालिटी कम होगा। लेकिन मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारे ऊपर, स्टेट के ऊपर, कहीं तुम इधर उधर अपना पंख फैलाए ना तो फिर मैं उसको काट भी दूंगा, ठीक है? तो बोला कैसे काटूंगा, उसी के लिए मैं आगे आपको मैं पढ़ा रहा हूं। ये कहता है कि पहले तुम क्या करना, पहले एक क्लास को आइडेंटिफाई करना। कौन सा क्लास? वैसा क्लास जिसको तुम रिजर्वेशन देना चाहते हो, जिसको तुम प्रिविलेज देना चाहते हो, जो तुमको लगता है कि वो एक लेवल से नीचे है, जिसको तुमको लगता है कि उसे ऊपर उठाना है, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं, तुम क्लास को निर्धारित करो, ये मैं एग्जीक्यूटिव पे छोड़ता हूं, स्टेट पे छोड़ता हूं, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, तुम्हारा काम है, तुम करो। लेकिन यदि तुम उल्टा पुल्टा किए तो फिर हम आ जाएंगे ऊपर। तो कैसे आओगे वही बता रहा हूं। सबसे पहला काम क्या करना है? क्लास को आइडेंटिफाई करना है। कौन सा क्लास? एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब क्लास हुए। क्लास पूरा का पूरा क्लास बना दिया। हाँ भैया, इनको एसटी एससी को देना है, क्यों देना है उसके लिए रीजन देंगे, उसके लिए बाद में बात करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन क्या करना है, यहां पे लिखिए क्या करना है, CLASS, क्लास कर दिया, ये क्लास बना दिया, ठीक है? पहला काम ये कर दिया, क्लास बना दिया। अब कोर्ट बोला कि ठीक है क्लास तो बना दी,
लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हारा मर्जी जो मन आएगा, मतलब प्रधानमंत्री हो तो जो मर्जी आएगा उसका क्लास बना दोगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करने देंगे। तो ये जो क्लास बनाओगे ना, ये जो क्लास आप बना रहे हो, ये क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये रीजनेबल होना चाहिए, मतलब दिमाग लगा के बनाओ, ऐसा नहीं कि मतलब जो मर्जी आए वो कर दो, रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। तब हम जो बोलते हैं ये दोनों को मिलाते हैं तो कहता है ये क्या होना चाहिए, ये कहता है बाय रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लास बनाओ लेकिन रीजनेबल होना चाहिए। क्या इस व्यक्ति को, इस क्लास को जरूरत है भी या नहीं, यदि जरूरत है तब दो, तो रीजनेबल होना चाहिए, रेशनैलिटी होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब इंटेलिजेंस को यूज करके आप क्लास को बनाना। ऐसा नहीं कि आंख बंद कर दिया, पट्टी बांध दिया और बना दिया क्लास, ये क्लास हो गया, नहीं। तुमको रीजन देना पड़ेगा, तुमको अपना इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम बना सकते हो। इसी को लॉ के टर्म में कोड कहता है कि इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बड़ा भारी भरकम टर्म दिया, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। कुछ नहीं भैया, ये सब बकवास है। क्या है, रीजनेबलनेस है। रीजनेबल को याद रखो, बस इतना में काम चल जाएगा। अब फिर से कोर्ट बोला कि चलो इतना में ही हो गया। अब उसके बाद जो है, हो सकता है कि सेंटर या गवर्नमेंट जो है और भी तांडव करे। बोला कि हो सकता है तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, मुझे पता है तुम इतने सुधरे हुए हो नहीं, बहुत सारा तांडव करते रहते हो बीच बीच में, तो मैं एक और इसमें टेस्ट लगा दे रहा हूं। तो क्या लगाओगे भैया, तो कहता है कि जो लॉ तुम बनाओगे, ठीक है, क्लास बना लिया, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया भी है उसमें, उसके बाद तुम लॉ बनाओगे उसके लिए अलग से, तभी तो उसको आरक्षण दोगे। तो लॉ जो बनाओगे, वो लॉ और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब ये हुआ कि जब तुम ये बता रहे थे मुझे कि क्लास बनाना है, तो क्लास बनाने के लिए तुम बोले कि भैया ये पुअर है, ठीक है, या फिर ये क्या है, फीमेल है, और ऐसा सदियों से पेट्रियार्की के कारण इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया है, इसलिए ये जो औरत है, ये जो लड़की है, इसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाना है। बिल्कुल जस्टिफाइड है, रीजनेबल है, लग रहा है आप लोग को भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है, सारे लोगों को लग रहा है, कोर्ट को भी लग रहा है, ठीक है, हाँ ये रीजनेबल है। एक WHO का रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, WHO ने, यूएन का किसी उसका रिपोर्ट था, जिसमें कहता था कि 97% ऑफ द वेल्थ जो है वो किसके पास है, 97% जो वेल्थ है वो मेल के पास है, और मात्र 3% जो वेल्थ है पूरे वर्ल्ड का वो किसके पास है, फीमेल के पास है। जबकि पॉपुलेशन की यदि बात करें तो 50-50 है। तो ऐसे कैसे काम चल गए, तो इनइक्वालिटी सबसे बड़ा, तो इनइक्वालिटी यहां पे है, तो पहले इनइक्वालिटी को क्या करो, खत्म करो। इसी का मतलब तो इक्वालिटी है, सिर्फ भारत में खत्म होगा क्या, नहीं ना, पूरा वर्ल्ड में करो। तो यूएन वगैरह इस पे काम करते रहते हैं, छोड़िए इसको, हम आगे नहीं जाएंगे, आपको समझाने के लिए बताया बस, ठीक है। तो ये बोला कि जो लॉ तुम बनाओगे और जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कि ये जो लड़की है इसको हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट है ये। अब लॉ उस, ये दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए, एक नेक्सस होना चाहिए, एक जुड़ाव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कुछ और है और लॉ कुछ और बना दिए, इससे तो मुश्किल हो जाएगा। बोला ये नेक्सस भी होना चाहिए, ठीक है। ये 3 चीज समझ में आ गया। अगला जो है कहता है ये सारी चीजें तो हो गई, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है तुम इतने सुधरे हुए नहीं हो, तुम कुछ जरूर उल्टा पुल्टा काम करोगे और अपने पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो क्या करोगे? अब बोला कि मैं ये बताऊंगा कि कोई भी लॉ, तुम मान के चलो ऊपर का तीनों रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आर्बिट्ररी है, वो किसी न किसी लॉजिक से रिलेटेड नहीं है, अपने मर्जी से तुम बना दिए कुछ ऐसा, तो उस सिचुएशन में भी ये आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये क्या होना चाहिए? ये आर्बिट्ररी भी नहीं होना चाहिए। आर्बिट्ररी जब नहीं होगा तभी तो ये रीजनेबल होगा, तभी तो रीजनेबल होगा। तो बोला कि आर्बिट्ररी और रीजनेबलनेस जो है दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, दोनों अपोजिट काम करता है, और इनमें से यदि एक भी रिक्वायरमेंट तुम पूरा नहीं किए तो उस सिचुएशन में हम ये मानेंगे तुमने आर्टिकल 14 का वायलेशन कर दिया है, और इसीलिए मैं तुम्हें पनिश करूंगा, मैं तुम्हारे लॉ को उखाड़ के फेंक दूंगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दूंगा। इसीलिए समझ जाना, तुम ध्यान रखना, ये सारी बातों को ध्यान में रखना और तभी लॉ बनाना। यदि तुम उल्टा पुल्टा कुछ कर दिए तो सही बता रहे हैं, तुमको हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें करने के बाद कुल मिलाकर के आर्टिकल 14 का एक स्ट्रक्चर बनता है। कुछ चीजें और है, हम देख लेते हैं। कैन पार्लियामेंट मेक लॉज ओनली फॉर अ सिंगल पर्सन? क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। कभी हम सुनते हैं कि जो लॉ बनता है तो पूरे देश के लिए बनता है, क्या सिंगल पर्सन के लिए भी बन सकता है क्या? आंसर इज यस, बन सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड
ऊपर का जो रिक्वायरमेंट है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, लॉ और ऑब्जेक्ट में नेक्सस होना चाहिए, इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए, ये सारी चीजें पूरी हो गई है तो सिंगल पर्सन के लिए भी लॉ बनाया जा सकता है। सिंगल पर्सन डजंट मीन ओनली ह्यूमन बीइंग। पर्सन की जब हम बात करते हैं तो कॉर्पोरेशन एज ए पर्सन एज वेल, कॉर्पोरेशन की जब बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं, उसे भी पर्सन बनाया जाता है। आपको जब हम आर्टिकल 14 बता रहे थे तो जब एनी पर्सन को डिफाइन किए थे, वहां पे मैंने आपको बताया था ना कि एनी पर्सन का मतलब क्या होता है। वहां पे देखो, आपको ले चलते हैं, वहां पे मैंने डबल सी लिखा होगा, तो एक सी जो देखो डबल सी है ना, ये वाला जो सी है, ये एक सिटीजन के लिए है और ये कॉर्पोरेशन के लिए है, मतलब कंपनी, इसको आप समझ सकते हैं। इसको भी एनी पर्सन में काउंट किया जाता है, इसको भी लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो इसीलिए एक पर्सन के लिए भी यहां पे जो बात कर रहे हैं ये भी बनता है। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है कि रिजर्वेशन इज के अंदर दिया जाता है। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पे जो है आर्टिकल 15 शुरू हो जा रहा है, लेकिन आज हम इसको नहीं करेंगे, आर्टिकल 15 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आर्टिकल, आपका आर्टिकल यहाँ पे क्या हुआ, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 हम कल करेंगे। आज आर्टिकल 14 में ही चीजों को समाप्त करते हैं। आप अच्छा, बहुत सारे मैसेज भी कर दिए। हाँ, टीचिंग लेवल अच्छा है, अच्छा जी, ठीक है। आप बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, चीजें क्लियर नहीं है, कुछ और एग्जांपल देना चाहते हैं, कुछ और बताना है, सजेशन देना है, कुछ भी है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में चैटिंग कर लीजिए 2 मिनट। उसके बाद फिर आपसे विदा लेंगे आज, ठीक है। और कल से फिर से हम आर्टिकल 15 करेंगे। आप बताइए जरा। कमल जी पूछ रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस। या कुछ नहीं यार, हवाबाजी है। आप समझो कि रीजनेबलनेस की बात कर रहा है, इसको छोड़ दो, इतना लोड मत लो, ठीक है। ये जानबूझ के ऐसा वर्ड लिखते हैं, डिफरेंसिया छोड़ दो। रीजनेबल डिफरेंसिया मतलब ये होना चाहिए कि जो भी डिफरेंसेस आप बनाएंगे ना, अरे जब क्लास बनाओगे तो डिफरेंस तो बनाओगे ही ना, कि हाँ इस क्लास के पास ये रिसोर्सेस नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर उठाऊंगा। तो ये जो डिफरेंस की बात कर रहे हो ये रेशनल होना चाहिए। कुल मिलाकर के बस इतना ही समझो, ज्यादा उस पर मत जाओ, परेशानी होगी, कंफ्यूज करोगे। पूछिए। नमस्ते नमस्ते सर, टोटल 100 क्वेश्चन में 70 बन जाएगा ना। आपके इस क्वेश्चन में पढ़ के मुझे एक बात याद आ गया। आज सवेरे मेरे पास 2 कॉल आए, 2 कॉल। एक के तो पेरेंट्स ने किया और दूसरे खुद एक लड़की थी, और उन्होंने कहा कि सर आपका कोर्स करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। मतलब ऐसे पूछा कि आपका कोर्स करने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना सर, तो यदि आप यस बोलेंगे तो मैं अभी पेमेंट कर दे रहा हूं। और एक ने तो पेमेंट भी कर दिया था। मैंने उन्हें बोला कि साहब ऐसा है, मैं प्रयास करता हूं कि 70% आपका सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो स्ट्रक्चर चल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग। अब यदि खुदा न खास्ते कुछ चेंज हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, आपको मैं कैसे प्रॉमिस कर दूं कि मैं आपको पास करा दूंगा, एडमिशन दिला दूंगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये प्रॉमिस मैं नहीं कर सकता। आपको ज्वाइन करना है कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। तो उन्होंने बोला कि फिर तो सर क्या ही फायदा, आप जब पास ही नहीं करा पाएंगे। तो बोले ठीक है, आप पैसा अपना ले लीजिए। तो इस तरीके का प्रोमिसेस करते होंगे आपको बहुत सारे लोग, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं ये कहीं नहीं कहूंगा 70 का 70 आप बना दोगे। ये आप पे डिपेंड करता है कितने चीजों को आप समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे, किस लेवल का आपका IQ है, किस लेवल का आपने पहले पढ़ाई कर रखा है, कौन सा सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में किया है, कैसे पढ़ा है। बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स होते हैं। मैं प्रयास करूंगा, मेरे तरफ से एक इतना सा भी कमी नहीं आएगा मेहनत करने में, ठीक है। 1 घंटे का ही था लेकिन 1.5 घंटे कर दिया ना। आप इसी वाले से आप पूछिए कि वो 2-2 घंटे का क्लास किए हैं, ऐसी बात नहीं को नहीं किए हैं। तो मेरा जो आंसर है बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको प्रॉमिस ये नहीं कर सकता कि आपका 70 बन ही जाएगा, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, मैं प्रयास जरूर करूंगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, यदि आप लगातार रेगुलर क्लास करते हैं तो। नोट्स बनाइए। आपको इतना कहानी बता रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहिए। ऐसे थोड़ी ना आपको कहानी लगता होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहानी में भी नोट छुपा हुआ है। अच्छा यार, हम तुले केस ठीक है। और कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना, बताइए।